गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। और बच्चे Good मैं afternoon. हाँ गुड आफ्टरनून बच्चों। कोई भी आप अपना फोन माइक्रोफोन को म्यूट रखेंगे। जब भी आपको कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, तब आप अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट करेंगे। मैं बच्चों को बाहर निकाल दूंगा अगर कोई बदतमीजी सी हुई क्लास में। मैं इस चीज को टॉलरेट नहीं करूंगा। ओके, तो आप अपने फोन को अनम्यूट तभी करेंगे जब आपको कुछ पूछना होगा। वीडियोस सब ऑन रखेंगे अपने। जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए। जिसके भी वीडियोस ऑन नहीं है जल्दी से अपने वीडियोस को ऑन करिए। कल आप में से कुछ बच्चों का कल एग्जाम है, इसलिए आज की क्लास को छोटा रखेगा और मैं ज्यादा टाइम इस सब चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहता। जल्दी से अपने वीडियोस को ऑन करिए। मैं एक बार लास्टली बोल रहा हूँ, आद्या, वंश, सर मैं वीडियो 10 मिनट्स में ऑन करूंगा एक बार। जल्दी करिए बच्चे। 10 मिनट्स का कोई चक्कर नहीं, फिर एंट्री भी 10 मिनट्स बात करना। अस्मीत, भव्या, चिराग, दिव्यांश, ख्वाहिश, जल्दी करिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास जो हमारी कल थी उसमें हमने क्या किया था वो मैं आपको एक बार बताया था। हमने कल की क्लास में अपना डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को खत्म कर दिया था। और उसके बाद हमने अपना जो एक नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की एक बार हेडिंग्स देखते हैं। उसका स्लैंग क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का स्लैंग क्या था? बिग बॉयज फ्लर्ट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो जल्दी से एक बार सब बोलेंगे, बी से क्या था? जल्दी से बोलेंगे, बी से क्या था? Basis of management हायरार्की। दूसरे बी से क्या था? better coordination. बेटर कोऑर्डिनेशन, बिग बॉयज। एफ से क्या था? एफ से facilitation फैसिलिटेशन of growth. ऑफ ग्रोथ। ई से क्या था? Effective management. इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरे ई से क्या था? Employee एम्प्लॉय development. डेवलपमेंट। एंड एम से क्या था? भूमिका से ध्यान दो। एम से क्या था? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद हमने आपको हिंदी में आपको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन लिखवाया था। और मैंने आपको बताया था कि डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन एक प्रोसेस होता है, अपने काम को आसान करने का एक तरीका होता है। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन सोच समझकर करे जाने वाली साजिश होती है, जहां पर हम चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ नई स्किल्स सिखाना। डेलीगेशन में पर्पस अपने सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स को एनहांस करना नहीं होता। डेलीगेशन का पर्पस होता है अपने काम को आसान करना, अपना उल्लू सीधा करना। तो हमने उसमें डेलीगेशन के से डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन भी बनाई थी। और डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी? एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन थ्रू आउट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कल यहां तक किया था। फिर हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में छोटा सा एक बार रिकैप किया था जो हमने प्रिंसिपल्स चैप्टर में पढ़ा था। और उसके हमने डिफरेंसेस किए थे। तो वहां पे हमने डिफरेंसेस देखे थे, मीनिंग, फ्रीडम ऑफ एक्शन, सूटेबिलिटी एक्सेट्रा। तो हमारा वो वहां तक हमने कल किया था। तो अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कल हमने डेलीगेशन की थी, आज हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। कुछ स्कूलों में मैम कह रही है, टीचर्स कह रहे हैं आपके कि बेटा दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है, आप किसी भी एक की याद कर लीजिए और दोनों में चेप दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। दोनों के इंपॉर्टेंस सेम नहीं है। एक आध पॉइंट सिमिलर है, लेकिन सिमिलर और सेम होने में फर्क होता है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि डेलीगेशन की डिसेंट्रलाइजेशन में लिख दोगे और डिसेंट्रलाइजेशन की डेलीगेशन में नहीं लिखोगे। दोनों की अलग अलग याद करनी है और हम अपने स्लैंग से याद करेंगे इसको। जैसे आपको अभी डेलीगेशन की याद है, वैसे हम इसको स्लैंग से याद करेंगे, आपको ये भी बहुत इजीली याद हो जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले कैसे करेंगे? जैसे हमने डेलीगेशन की थी, हम आपको मैं एक एक पॉइंट को आपको ऊपर ऊपर से समझाऊंगा कि ये पॉइंट है क्या। हेडिंग देखेंगे और इसके फिर हेडिंग को स्लैंग से याद करेंगे, फिर उसको लिखेंगे एंड देन हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारा क्या है कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने डिसीजंस लेने की पावर दे देते हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अच्छा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सही तो उल्टी बात हो गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है जो आप कह रहे हो। आप कह रहे हो आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल खुला छोड़ भी दिया है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, और आप कह रहे हो कि उनके ऊपर कंट्रोल भी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रख सकते हैं। या आपके मन में डाउट आ रहा होगा।
तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से हम क्यों बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, बेटर कंट्रोल। दूसरा पॉइंट हमारा सिमिलर है, उसमें भी था इसमें भी है। डेलीगेशन में क्या था, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, और यहाँ पे भी क्या है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो ये सिमिलर है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। क्यों हुआ टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ, एक लाइन में बताता हूँ, एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ कि जब सारे डिसीजंस हम टॉप लेवल नहीं लेगा, कुछ डिसीजंस होते हैं ना नीचे वाले लोगों को भी दे रखे हैं, तो जो टाइम पहले उसको सारे और डिसीजंस लेने में लगता था, रोजमर्रा के डिसीजंस लेने में लगता था, वो टाइम अब टॉप मैनेजमेंट का क्या हुआ है, वो टाइम अब टॉप मैनेजमेंट का बच रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिल पा रहा है। तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अभी बच्चों सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, तो आप अपने नोट्स को ओपन करके रख सकते हैं। वैसे मैं तो आपसे कोशिश करूंगा, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा अभी नोट्स पे ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ इधर देखिए, वीडियो में देखिए। अगर किसी के नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो अपने नोट्स को ओपन करिए। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, प्लीज कलेक्ट योर नोट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मैं आपको कल का टाइम अभी शाम तक डाल दूंगा। कल मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूट विल रिमेन ओपन फ्रॉम 1 PM to 5 PM, बट ओनली कम व्हेन आफ्टर रिसीविंग माय मैसेज। मैं मैसेज डाल दूंगा शाम तक ग्रुप में, कंफर्म करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर देते हैं अपने डिसीजंस लेने की, तो वो नए नए चीजें सीखते हैं और वो उनके अंदर इनिशिएटिव आता है, वो नए काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि अब डिसीजन, सारे डिसीजन हमें टॉप लेवल से नहीं पूछने, जो डिसीजन हमें लेना है हम खुद ले सकते हैं। तो हमारी इसकी वजह से क्या हुई, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारी क्विक हो जाएगी, क्विक डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि जब हम सबऑर्डिनेट्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को सिखा देंगे डिसीजन मेकिंग, तो हो सकता है वो आगे जाके हमारी पोजीशंस भी ले सके। तो वी आर प्रिपेयरिंग मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे के लिए अपने सुपीरियर्स तैयार कर रहे हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या हो गया, डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब देखिए बच्चों, ये हमारे 6 पॉइंट है, एक बार यहाँ देखिएगा, एक बार फिर से बताता हूँ। पहला है, अभी इसलिए हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए, जो नए बच्चे आए उनसे स्पेशली बोल रहा हूँ। पहला है बेटर कंट्रोल, दूसरा फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तीसरा है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, चौथा है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, पांचवा है क्विक डिसीजन मेकिंग, और छठा है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। एक पहली बात, ये बात मैंने आपको कभी शायद पहले बताई है कि नहीं बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द प्रोसेस। जो क्वेश्चन प्रोसेस से रिलेटेड होता है वहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो क्वेश्चन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है वहां आप सीक्वेंस का कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। और आप देख सकते हो शायद अगर आप इसको अपने नोट्स से कंपेयर करोगे तो नोट्स में ये हो सकता है अलग सीक्वेंस में लिखे हो, यहाँ मैंने आपको स्लैंग के उसमें सीक्वेंस में लिखवाया है। तो आइए इसका स्लैंग देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा स्लैंग है, हो सकता है आप यहाँ पे गए भी हो, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। बेस्ट, सबका फर्स्ट लेटर, नैना जो नई स्टूडेंट आई है उसके लिए मैं मेनली बता रहा हूँ, खरीदी आपके लिए बता रहा हूँ। बेस्ट फूड रेस्टोरेंट, बेस्ट फूड रेस्टोरेंट इन दिल्ली इज QD's। हो सकता है शायद आप गए हो, ये हडसन लेन नॉर्थ कैंपस में है, काफी अच्छा कैफे है। तो देखिए डी से क्या हो गया, बेटर कंट्रोल, हमारा एफ से क्या हो गया, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, आर से क्या हो गया, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अभी नहीं लिखना, अभी आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। डी से डेवलप्स मैनेज इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, क्यू से क्विक डिसीजन मेकिंग, और दूसरे डी से क्या हो गया, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। बेस्ट फूड रेस्टोरेंट इन दिल्ली इज QD's। तो एक बार जल्दी से, अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ हेडिंग्स की कोशिश याद करने की कोशिश करेंगे। एक और रिक्वेस्ट, जिन बच्चों के सिबलिंग्स मेरे से पढ़ चुके हैं और वो अपने नोट्स भाई बहनों के यूज करें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उन नोट्स को यूज मत करिएगा, क्योंकि अब आपके लिए आपके कोर्स में काफी कुछ डिलीट हो चुका है। तो आप अपने नोट्स लीजिए, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, जो बच्चे ने मेरे नोट्स ले लिए, मैंने नोट्स में लिखा हुआ भी है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है। देखिएगा आप ऑर्गेनाइजिंग में भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पास ये वैलिड नहीं है आपके लिए। तो आप प्लीज वो नोट्स यूज मत करिए, आप अपने नोट्स लीजिए। और स्लैंग्स वगैरह भी मैं चेंज किए, काफी सेम भी है बट काफी स्लैंग्स चेंज भी किए। जल्दी से आइए, जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डी से बेटर कंट्रोल, एफ से फैसिलिटेट्स ग्रोथ, आर से रिलीव्स टू टॉप मैनेजमेंट, डी से डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, क्यू से क्विक डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट डी से डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर।
जल्दी से याद करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से अभी हम इसको बोलेंगे। ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके वीडियोस अभी तक ऑन नहीं हुए हैं वो अपना ऑन कर दीजिए। आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं आपको वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जल्दी से आइए। बी पे बेटर कंट्रोल, एफ से फैसिलिटेट्स ग्रोथ, आर से रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट, डी से डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, क्यू से क्विक डिसीजन मेकिंग और दूसरे डी से डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। चलिए बेटा मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूं, वैसे आपको कुछ नहीं दिखेगा तो जल्दी से बोलना शुरू करते हैं। एफ से क्या है? एफ से बोलिए जल्दी से, अनम्यूट करिए, बोलिए एफ से क्या है? Facilitate growth. growth. मैनेजमेंट। क्या है? क्यू से Quick decision making. डिसीजन मेकिंग। डी से क्या है? दो डी है, एक डी, पहला डी Develop initiative among subordinates. Develop managerial talent for the future. बी से क्या है? Better control. और बेस्ट फूड। आर से क्या है? Relate to top management. नोट्स को बंद करिए, मैं अभी अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं। जल्दी से रजिस्टर में 3 बार हेडिंग्स लिखिए, जल्दी से, बिना देखे, सच्चाई के साथ। कोई गलत नहीं लिखेगा, जो गलत चीटिंग करके लिखेगा बोर्ड्स में फेल है। और बेटा जो मैं बोलता हूँ ना वो सरस्वती माँ होती है और वो हो जाता है। फिर देख लो, अगर फेल होना चाहते हो, नहीं याद हुआ तो मत लिखना, लेकिन कॉपी मत करना। 3 बार हेडिंग्स लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिया आपने, एक बार जल्दी से फिर से एक बार बोलते हैं, फिर आगे चलते हैं, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं इसकी। सबसे पहले हमने क्या बोला? बी से क्या है बेटा? बेटर कंट्रोल। एफ से क्या है? फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेस्ट फूड रेस्टोरेंट। आर से क्या है? रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद इन दिल्ली। डी से क्या है? डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स। क्यू से क्विक डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट वाला डी से क्या है? डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। नोट्स को बंद करिए, ध्यान सिर्फ बोर्ड की तरफ और मेरी तरफ देख दीजिएगा। पहले सारे डिस्कस करेंगे और मैं आपको सबको ना एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप मेरे एग्जांपल्स लिखना चाहते हो शॉर्ट में अपने समझने के लिए, तो आप नोट्स को ओपन रखिएगा और मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरे एग्जांपल्स को लिखिए, क्योंकि जब आप एग्जांपल्स को लिखोगे ना, आज से 2-3 महीने बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था, बेटर कंट्रोल क्या कहता है। देखो बच्चों, मैं आपको ना इसको 2 एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग 12th में हो और आपको मैथ्स की मतलब कोचिंग लगानी थी, तो आपके पापा ने आपके लिए बहुत अच्छा होम ट्यूटर रख दिया। प्लीज मेरी बात को सुनना, आपको ऐसे पॉइंट समझ में आ जाए। आपके पापा ने एक बहुत अच्छा होम ट्यूटर अपॉइंट किया और वो अब आपको पढ़ाते हैं।
तो अब आपने अपने होम ट्यूटर को बताया कि सर मेरा कल एग्जाम है और मेरा ये मतलब 1-2 दिन बाद मेरा एग्जाम है और मेरे ये चैप्टर्स आ रहे हैं, आप प्लीज बता दीजिए मैं कैसे करूं। तो आपने आपके ट्यूटर ने क्या किया, आपके, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए, आपके ट्यूटर ने आपको बोला बेटा मैं ये क्वेश्चंस मार्क करके जा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कर लेना, बस ये करेगा और आपका सारा अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ 15-20 मान लीजिए 50 क्वेश्चन मार्क कर दिए, आपको करवा भी दिए और आपसे वो हो भी गए। लेकिन आपने अपने ट्यूटर को बोला सर मेरी जो मैम है वो थोड़ी सी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस देती है, आप प्लीज थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी दीजिए मुझे, वो भी करवाइए। तो अब आपके सर थोड़े से क्या हो गए, थोड़े से मतलब ईगो में आ गए, जो मैंने कहा वो कर दो बस हो जाएगा, मेरे को मत सिखाओ, तुम जैसे बहुत बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपने बोला ठीक है भाई सर आप कह रहे हो आप बहुत बड़े हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं वही क्वेश्चन कर जाता हूँ जो आपने बोले है और मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। तो क्या हुआ, वो अगले दिन बच्चा गया और वो उसने पेपर देखा, उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं आता था क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैम ने अलग अच्छे लेवल के दे रखे। चलो आपने जैसे जैसे पेपर अटेम्प्ट किया और आप घर आ गए। अब 2 दिन बाद रिजल्ट मिला और आपके नंबर बहुत ही कम आए। अब आपके पापा के पास वो बात गई तो पापा ने बोला ये क्या किया, तेरे को इतना अच्छा ट्यूटर लगा के रख दिया था, ये क्या नंबर आया? तो अब आपने अपने पापा को क्या कह रहे हो, मतलब उनके सामने कष्ट लगा रहे हो। भाई ऐसा है, जो सर तूने अपॉइंट किया था, आपने अपॉइंट किया था, उससे जाके पूछ लो, सारे क्वेश्चन रटे पड़े हैं लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनते, उन्होंने बोले ये क्वेश्चंस करने हैं तो मैं क्या करूं, उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। अब यहाँ अब दूसरा सिनेरियो समझना, ये एक सिनेरियो है, अब दूसरा सिनेरियो समझना। आपने अपने सर को कहा सर मेरा 3 दिन बाद या 2 दिन बाद एग्जाम है और ये चैप्टर्स, तो आपके सर ने कहा बेटा हम आज और कल में मैं आपको ये दोनों चैप्टर्स सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगा इसका, और उसके बाद आपको जिस बुक से पढ़ना आप उस बुक से करना, और उस बुक के मतलब उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए आफ्टर मेरे कॉन्सेप्ट्स की क्लास के बाद। तो आपके सर ने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको और उसके बाद आपको फ्रीडम दिया कि तेरे को जिस बुक से पढ़ना है, तेरे को कंपाइलर से पढ़ना है तो कंपाइलर से पढ़, तेरे को आरडी से पढ़ना है तो आरडी से पढ़, तेरे को जिससे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन तेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए। तो अब क्या होगा बच्चे, अब आपके पास आ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मार्क्स की, क्योंकि आपके सर ने आपके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया है कि तेरे को जहां से पढ़ना है तू पढ़, तू सारे क्वेश्चन कर सकता है लेकिन तेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए। तो आपने क्या किया, रात रात बैठ के 2-2, 3-3 बुक से क्वेश्चंस किए और आपको उसमें से डाउट्स भी आए, फिर आपने अपने सर के साथ उनको कंसल्ट भी किया, डाउट्स क्लियर भी हो गए और आपका पेपर अच्छा हो गया। तो अब देखिए बच्चों, मेरे दोनों एग्जाम्पल्स को समझना। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि कोई और पर्सन आपके लिए डिसीजन ले रहा था, तो जो ब्लेम है वो आपके ऊपर थोड़ी ना आ सकता है। अगर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करके कुछ गलती होती है तो उसका ब्लेम आपके ऊपर नहीं आ सकता, बिकॉज यू आर ओनली एग्जीक्यूटिंग दैट डिसीजन वाज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। और दूसरे केस में क्या हुआ कि जो ओनस था, जो ओनस मतलब होता है बर्डन, जो बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसकी है, वो आपकी है, क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास छोड़ दी है, आपके सर ने डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास छोड़ दी है। और जब डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास हो गई है तो उस डिसीजन के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी आपको ही बियर करने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, बेटर कंट्रोल कैसे हो पाता है इससे कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स को अपने डिसीजन लेने की पावर देते हैं तो सबऑर्डिनेट्स बाद में ये नहीं कह सकते कि सर इस डिसीजन से जो हुआ है, जो लॉस हुआ है या जो भी नुकसान हुआ है वो मेरी गलती नहीं है, ये डिसीजन तो आपने लिया था। क्योंकि डिसीजन किसने लिया था, आपने लिया था, सबऑर्डिनेट्स ने लिया था, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हो गई, सबऑर्डिनेट्स की हो गई। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर बेटर कंट्रोल रख सकते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम रख सकते हैं और हम जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं, उसको पनिश भी कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चों समझ में आया पॉइंट, जो कॉन्ट्रडिक्शन थी आपके मन में वो क्लियर हो गई कि अब पावर देके आप कंट्रोल बढ़ा थोड़ी ना सकते हो, कम कर सकते हो, ये आपके मन में डाउट होएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप किसी को पावर देते हो तो पावर से आप कंट्रोल बढ़ा सकते हो। कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वही पॉइंट। बच्चों समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं अपने आप देख लूंगा। तो जिसके ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट तो हमारा सेम ही है, थोड़ा सा इस पर चेंज करेंगे। फैसिलिटेट्स ग्रोथ क्या कहता है,
फैसिलिटेट्स ग्रोथ कहता है कि जब मैंने अपने सबऑर्डिनेट, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पावर दे दी है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लो। यहां देखिएगा बच्चों, प्लीज ध्यान देखिए, पहले क्या होता था, ये डिपार्टमेंट्स है, इनके डिसीजंस ये ले रहा था, ये मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लेती है सेंट्रलाइजेशन में। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस चीज से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बेस्ट पर्सन ये नहीं है, ये है। ऐसे इससे लेने के लिए जो भी डिपार्टमेंट है, बेस्ट पर्सन ये नहीं है, ये है। तो जब टॉप मैनेजमेंट सबके लिए डिसीजन लेगा तो हो सकता है उसके डिसीजंस इतने इफेक्टिव नहीं हो जितने इफेक्टिव तब होएंगे जब वो कंसर्न डिपार्टमेंट खुद ही डिसीजंस लेगा। तो अगर हम अपनी ये पावर, डिसीजन मेकिंग की पावर उन्हीं लोगों को दे दे जो उस काम से जुड़े हुए हैं, तो वो हर बंदा अपने डिपार्टमेंट के लिए अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेगा। और जब हर बंदा अपने डिपार्टमेंट्स के लिए अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेगा तो डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और जब हर डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो वो प्रॉफिट्स को वापस हम किस में लगा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन में। मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए घर में एक ग्रैंडफादर है या कोई बड़े है और बहुत सारे उनके नीचे जैसे उनके बच्चे हैं, फिर उन बच्चों के बच्चे हैं, फिर आगे भी है, मतलब काफी लंबी जनरेशन है। तो अगर हम ग्रैंडफादर को बोले कि आप ही डिसीजन लो नीचे तक वाले लोगों के लिए जो फोर्थ जनरेशन आ चुकी है, तो वो तो डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे ना, जो उनकी अपब्रिंगिंग, जो उनका सिस्टम था, जो उनकी सोच थी, और हो सकता है वो डिसीजन आज की डेट में वैलिड ना हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टॉप मैनेजमेंट ही सबके लिए डिसीजन लेगा तो हो सकता है वो डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ना हो बल्कि उसके नुकसान में ज्यादा काम करे। देखिए, जब हम ये पावर अपने उन लोगों को दे देते हैं जो उस काम से जुड़े हुए हैं, जिनको वो डिसीजंस डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने हैं, तो वो हो सकता है वो होएगा ही, ऐसा ही होएगा कि वो अपने डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट डिसीजंस लेंगे। और जब सब लोग बेस्ट डिसीजंस लेंगे तो डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे एंड ऑल दीज प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया आयुषी? आपको समझ में आया पॉइंट, दोनों पॉइंट? यस सर। ठीक है, मैं रैंडमली पूछता होगा तो इसलिए अटेंटिवली बैठिए। ऐसा ना हो कि किसी से मैंने पूछा वो बिल्कुल ही गायब है, कोई मुझे यहाँ पे तकिया दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब चीजें नहीं बेटा, मेरे को आपकी शक्ल देखनी और कुछ नहीं देखना मेरे को। ठीक है, चलिए जल्दी से आइए यहाँ पे। ओके, दो हमारे पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट क्या कहता है। तो बहुत ही सिंपल है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट क्या हुआ बेटा, दो तरीके के काम होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक और मैनेजर के दो तरीके के काम होते हैं, एक होते हैं मैनेजरियल वर्क और एक होते हैं ऑपरेटिव वर्क, या ऐसे कह लीजिए एक होता है पॉलिसी वर्क और एक होता है ऑपरेटिव डिसीजंस। तो पॉलिसी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आते हैं, और ऑपरेटिव डिसीजंस क्या होते हैं, रोजमर्रा के डिसीजन मेकिंग को ऑपरेटिव डिसीजंस कहते हैं। रोजमर्रा मतलब इतने मुश्किल नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर टॉप मैनेजमेंट ये दोनों डिसीजंस लेने लग जाए, इंपॉर्टेंट भी ले और नॉन इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी ले, तो उसका टाइम मतलब बढ़ जाएगा। कुछ टाइम वो ऑपरेटिव में लगाएगा, कुछ टाइम वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस में लगाएगा, तो दोनों ही डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर हम टॉप मैनेजमेंट को कहे कि तू सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस ले और जो रोजमर्रा के डिसीजंस है वो उन लोगों को दे दे जिनको इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो उसका टाइम बच जाएगा और वो उस टाइम को किस पे लगा सकता है, बेटर तरीके से लगा सकता है पॉलिसी डिसीजंस पे। तो जब हम ये पावर सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर देते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम बच जाता है और वो उस टाइम को उसी पे लगा सकता है जहां पे उसकी ज्यादा जरूरत है। ये पॉइंट हमने कल हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा देखा, ये समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स। बच्चों मैं बड़े अच्छे से आपको समझाता हूँ। अगेन मैं वही वाला एग्जांपल देता हूँ अपने मैथ्स वाला। मैंने कहा कि आप लोगों का एग्जाम है, तो आपके सर कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा देखो कहां से करना है। उन्होंने 3-4 बुक्स में से 10-12 क्वेश्चंस निकाल के आपको दे दिए, तो आपने बस वही पढ़ डाले, वही कर डाले, आपने आगे रिसर्च ही नहीं की। आपने खुद जाके इंटरनेट से या कुछ यहाँ से वहां से कुछ नई चीज नहीं सीखी, आपने अपने आप ही बस वही कर डाले और काम। ऑन द अदर हैंड, जब आपके सर कहते हैं कि बेटा देख मैंने तेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए, अब तू खुद जा और जहां से देखो पढ़ना है वहां से तू पढ़, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, आप ऑनलाइन जाके मॉक टेस्ट पेपर्स निकालोगे, आप हो सकता है कोई 1-2 बुक्स मार्केट से लेके आओ, अच्छी बुक्स के है उसके क्वेश्चंस करो। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम सुपीरियर्स को पावर देते हैं कि आप अपने डिसीजंस लो, तो उनको थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी पड़ती है, उनको थोड़ी बहुत इनिशिएटिव भी लेना पड़ता है, और वो सेल्फ रिलायंट होना सीखते हैं, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेते हैं और अपने डिसीजंस पे
का कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना सीखते हैं कि ये डिसीजन मेरा था, और इसकी जो प्रॉफिट है, इसके जो अगर डिसीजन से अच्छा हुआ है तो उसके बेनिफिट्स भी मेरे को मिलेगी, उसकी शाबाशी भी मुझे मिलेगी, लेकिन अगर इस डिसीजन से कुछ गलत हुआ है तो आई हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो। तो जब हम अपने पावर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई भी डिसीजन लेने की, तो दे हैव टू मतलब दे आर बाउंडेड, दे हैव टू टेक द इनिशिएटिव। उनको रिसर्च करनी पड़ सकती है, उनको हो सकता है कुछ नई स्किल्स सीखनी पड़े, उनको हो सकता है कुछ नया काम करना पड़े, तो जब उनको पावर मिलती है तो उनको वो इनिशिएटिव भी लेते हैं। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा सबऑर्डिनेट आगे जाके एक डायनामिक लीडर में चेंज हो सकता है। आपको शायद मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये पॉलिटिक्स में बहुत चलता है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब हमारे जैसे मोदी जी ही है, तो मोदी जी का अगर सच्ची में पूरी हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत लोग एंटी बीजेपी हो, लेकिन अगर मोदी जी की जर्नी के बारे में सुनो कि मोदी जी ने बहुत छोटे लेवल, आरएसएस जो है इनका राष्ट्रीय सेवा संघ जो है, उसमें बहुत छोटे लेवल से शुरू किया है। और वहां पे क्या होता है, फिर इनको काम दिया जाता है कि आप ये काम करो, और फिर देख उनको पूरी वो उस काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो वो टीम में पता चलता है, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता चलता है कि कौन जाके आगे हमारा कैंडिडेट बन सकता है, कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन सकता है, कौन हमारा किस काम के लिए कैंडिडेट बन सकता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो लीडर्स नहीं बन सकते, वो काम अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो लीडर्स नहीं बन सकते हैं, वो सबऑर्डिनेट ही रहेंगे हमेशा, वो टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैनेजमेंट को ये भी पता चलता है कि किस पर्सन की कितनी औकात है, कितनी उसकी ग्रोथ हो सकती है, कितना वो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स। आगे चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कैसे होगा कोई डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में हर डिसीजन को ऊपर से ट्रैवल करना पड़ता है, सारे डिसीजंस टॉप लेवल से घूम के आते हैं, इसलिए टाइम भी लगता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन में जब डिसीजन वहीं लिए जा रहे हैं जहां पे उनको इंप्लीमेंट करना है, तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, तो क्विक डिसीजन मेकिंग। एंड लास्टली डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। तो अगेन जो मैंने अभी बताया कि जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वो दे स्टार्ट लर्निंग, दे आल्सो लर्न दिस स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग सबके बस की बात नहीं है, डिसीजन मेकिंग सब हर बंदा अच्छा डिसीजन मेकर नहीं बन सकता। तो जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं, दे आल्सो लर्न द स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग। और उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल ही अच्छे डिसीजंस ना ले, तो हमें पता चल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल को पता चल जाता है कि ये पर्सन इस लेवल तक ही राइज कर सकता है, इसके ऊपर राइज नहीं कर सकता, इसको इस काम के लिए कभी भी हमें आगे नहीं प्रमोट करना चाहिए। तो जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर देते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डील करना सीखते हैं, नए नए काम सीखते हैं। तो ऑल दिस लीड्स टू हमारे को क्या फायदा मिलता है, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर के लिए क्या करें, हम बेसिकली अपने फ्यूचर के लिए एक मैनेजर्स की क्या कह सकते हैं, आर्मी तैयार करें जो आगे जाके हमारी पोजीशन को ले सके। देखो ऐसा तो कभी भी नहीं है कि हम हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, एक टाइम तो आएगा ही, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी हो। अब बिल गेट्स है, अब बिल गेट्स ने सत्या नदेला जी को ऐसे थोड़ा कि वो बाहर से सत्या नदेला को रख लिया कि तू मेरी कंपनी का सीईओ है। वो उनकी कंपनी में जुड़े हुए थे पिछले 20-15 साल 25 सालों से, और बड़ी छोटी पोस्ट लगे थे, ऐसे प्रोग्रामर लगे थे। फिर उनको टास्क देते गए और देखा गया कि उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, तो उनको धीरे धीरे राइज करते गए, आज वो देखिए कंपनी के सीईओ बन गए। तो हमेशा जो होता है वो राइज नीचे से ही ऊपर होता है। जब हम आप एक नीचे पोजीशन पे काम करते हैं, तो आपको आपके सीनियर्स इस ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जस्ट टू सी कि क्या आप उस सिचुएशन को मतलब उस सिचुएशन को इफेक्टिवली डील करने के लायक है कि नहीं। और इससे उनको ये पता चलता है कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ग्रोथ है, आप कहां तक राइज कर सकते हैं। तो आइए हेडिंग्स में से देखते हैं। बी से क्या है, बेटर कंट्रोल। एफ से क्या है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। आर से क्या है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डी से क्या है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। क्यू से क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। और दूसरे वाले डी से क्या है, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। तो जल्दी से आइए एक बार इसको रीड करते हैं अपने नोट्स में से। कम टू पेज नंबर 5.14। 5.14 में नीचे ही शुरू हो रहा है, बट वहां पे कुछ है नहीं पढ़ने लायक। तो 5.15 पे आइए। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट के लेफ्ट में लिखिए स्लैंग, और जो मैंने कैपिटल में लिखा हुआ वो कैपिटल में, जो शॉर्ट में लिखा हुआ वो शॉर्ट में, जो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा हुआ है वो वैसे। आइए तो जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स।
हम नोड्स के सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, अंडरलाइन करिए सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब अपने ऊपर विश्वास, amongst the subordinates and confidence amongst the subordinates. This is because when the lower managerial levels are given freedom to take their own decision, they learn to depend on their own judgment. तो जब आप अपने decisions लेते हो तो उनके consequences भी तो आप ही bear करोगे, कोई और थोड़ा ना करेगा। A decentralization policy helps to identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये भी पता चलता है कि आगे जाके कौन डायनामिक लीडर्स बन सकते हैं, कौन कंपनी के टॉप मैनेजमेंट तक राइज कर सकते हैं। Develops managerial talent for the future. In a decentralized organization, even the lower level managers learn the art of exercising decision making. Underline करिए, art of exercising decision making. This prepares them for promotion to higher level. तो इसी की वजह से वो हायर लेवल तक जा सकते हैं। द डेलीगेटेड अथॉरिटी, अब आप बोलोगे सर ये डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है, यहाँ अथॉरिटी वर्ड क्यों यूज किया है? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के तो एक्सटेंशन हो रहा है, डेलीगेशन का एक्सटेंशन हो रहा है। द डेलीगेटेड अथॉरिटी प्रोवाइड्स देम विद ग्रेटर इंडिपेंडेंस, greater challenges and vision for the for meeting the organizational goal. This leads to development of future executives. It also helps to identify those who may not be successful in assuming greater responsibility. तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन आगे जाके नहीं बन सकता लीडर, और अगर हम उसको लीडर बनाएंगे तो हो सकता है हम अपनी कंपनी का नुकसान करें, तो हमें ये भी उससे पता चल जाता है। Next, quick decision making. In a centralized organization, because every decision is taken by the top level, the flow of information is slow as it has to traverse many levels. बच्चों ट्रैवर्स का मतलब ट्रैवल ही होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर लीजिए। ट्रैवर्स का मतलब है ट्रैवल, as it has to travel many levels. क्योंकि टॉप लेवल से भी मिडिल में आएगा, हो सकता है और भी नीचे उसको इंप्लीमेंट किया जाए। But in a decentralized organization, however, since decisions are taken at the levels which are nearest to the point of action, देखो यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है और डिसीजन लिया भी यहीं जा रहा है, तो therefore the no requirement for approval from the above levels and therefore the decisions are quite fast. बेटा रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट में एक और बात बताता हूँ मैं आपके सामने, दो सिनेरियोस रखता हूँ। अगेन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स में। मेरे को खुद बताना कि कौन से सिनेरियो में जो वॉच रखने की जरूरत है, जो सुपरविजन की जरूरत है वो ज्यादा है। देखिएगा, पहला सिनेरियो है कि मैंने आपको कुछ काम दिया और मैंने कहा कि और मैंने उस काम को करने का तरीका भी आपको बताया, और अब मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसे ही काम को करना है जैसे मैंने बताया है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। पहला सिस्टम तो ये सिनेरियो। दूसरा एग्जांपल है कि मैंने आपको एक फाइनल आउटकम बता दिया कि मुझे ये चाहिए आपसे रिजल्ट, और मैंने कहा जैसे करना है मुझसे मत पूछ, मुझे बस रिजल्ट ये चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, पहले वाले एग्जांपल में जो ये मैंने सिनेरियो बताया या ये वाला जो सिनेरियो बताया, आपके हिसाब से एज अ सुपीरियर मुझे किस पे ज्यादा वॉच रखनी पड़ेगी अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर? फिर से एक बार रिपीट करो। पहले वाले में मैंने बोला कि ये आउटकम चाहिए और इसको करने का तरीका ये है, तू ऐसे ही इसको करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। पहला तो ये। दूसरा ये है कि मैंने आपको बता दिया आउटकम ये चाहिए, जैसे करना है मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस आउटकम ये चाहिए। क्वेश्चन ये है कि किस सिनेरियो में एज अ सुपीरियर मुझे अपने उस सबऑर्डिनेट पे जिसको मैंने काम दिया है, मुझे उस पर अपनी ज्यादा वॉच रखनी पड़ेगी? बताइए। सर सेकंड केस में। फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड केस में। सेकंड केस में कौन? देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूँ, आप गलत है यहाँ पे। ये देख, अगर आपको नहीं समझ आता आप लिख लीजिएगा इसको। फर्स्ट केस में बच्चों समझना, मैंने आपको एक आउटकम बताया और मैंने आपको उसको काम करने का तरीका भी बताया, तो उससे होएगा क्या? मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा कि क्या आप काम वैसे ही कर रहे हो जैसे मैंने कहा। हो सकता है जो मैंने आपको बताया काम को ऐसे करना है, आप उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर दो, आप उसको गलत तरीके से कर दो, तो मुझे बार बार आके चेक करना पड़ेगा कि ये पर्सन जो मेरी इंस्ट्रक्शंस है बिल्कुल वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरा सिनेरियो, मैंने आपको बोला है, आपको आउटकम मैंने बता दिया, जैसे करना है करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, तो मैं तो फाइनली आके बस आउटकम को चेक करूंगा, या मैं बीच बीच में आके भी देखूंगा तो कैसे करा काम को? बताइए सर। चेक तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, मुझे तो फाइनल आउटकम से मतलब है ना, मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी। वो तो फाइनल आउटकम जब खराब होएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ना कि आप इस काम को ऐसे नहीं, आप इस तरीके से करिए। मैंने जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तब थोड़ी ना मैं बार बार आके चेक करूंगा। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद भी बार बार चेक करना है तो वो फिर डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा नहीं, वो तो सेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। यस और नो? तो बच्चों मेरी बात को समझिए, जब आप डिसीजन मैं ले रहा हूं लेकिन इंप्लीमेंट आप कर रहे हो, तो मुझे ज्यादा आपके ऊपर वॉच रखनी पड़ेगी।
क्योंकि क्या होएगा, हो सकता है आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को उस तरीके से फॉलो ना करो जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया है। हो सकता है आप मेरी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली है आप उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर लो, तो मुझे बार बार आके देखना पड़ेगा जैसे मैंने बोला है काम वैसे ही चल रहा है, जैसे मैंने बोला है काम वैसे ही चल रहा है, और जहां पे भी थोड़ा भी डेविएशन होएगा तो मेरे को आपको रोकना पड़ेगा, मतलब मुझे आपके ऊपर कंटिन्यूअस वॉच रखनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको आउटकम दे दिया है और मैंने बोला है कि आपको मुझे शाम तक इस काम को करके देना है, जवाब देना है, ठीक है। उस केस में मैं ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक बार आके चेक कर लूं, हो सकता है मैं एक बार भी चेक ना करूं और सीधा फाइनल आउटकम को देखूं। तो बताइए आप समझ में आया किस केस में आपको ज्यादा वॉच रखनी पड़ेगी? उस केस में जहां डिसीजन आप ले रहे हो और इम्प्लीमेंट कोई और करे। बताइए बच्चों सबको समझ में आ गया? जिसको भी अगर डाउट अभी भी है प्लीज एक बार हैंड को रेज कर दीजिए, क्वेरी रेज कर दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूं। अगर नहीं है तो आगे बढ़ते। क्लियर है? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस वजह से भी टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलती है क्योंकि उसको अपने सबऑर्डिनेट्स पे एक कंटिन्यूअस वॉच रखने की अब जरूरत नहीं है। जब हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दी अपने डिसीजन लेने की, तो हमें उनके ऊपर एक कंटिन्यूअस वॉच को रखने की जरूरत अब थोड़ी सी खत्म हो जाती है, इसलिए भी हमारा टाइम बच जाता है। आइए जल्दी से रीड करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन डिमिनिशेस द amount of direct supervision, underline करिए, diminish the amount of direct supervision exercised by a superior over the activities of subordinates, पूरा underline करिए। मैंने आपको कल भी बोला था हाइलाइटर लेके रखा करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार एक डायरेक्ट सुपरविजन, एक कंटिन्यूअस वॉच, लिख लीजिए वहां पे, एक कंटिन्यूअस वॉच रखने की अब जरूरत नहीं है as the subordinates on the subordinates because they are given the freedom to act and decide within the limits specified by the superior। तो उसने आपको ब्रॉडली बता दिया कि आप इधर ये काम करना है और इस दायरे में रहकर आप कैसे भी करो, मेरे को मतलब। ओके सर हाईलाइट क्या करना है इसमें? बेटा ये पूरा जो है ना मैंने पूरा अंडरलाइन करना है यहाँ तक, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन एक्सरसाइज्ड बाय सुपीरियर ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ओके। Decentralization also leaves the top management with more time which they can devote to important policy decisions, यहाँ देखिएगा, then occupying their time with both policy as well as operational decisions। operational मतलब आपको पता ही है, जिन बच्चों ने नेचर चैप्टर पढ़ लिया उनको पता ही है operational का मतलब क्या होता है, लोअर लेवल के decisions, और policy decision मतलब टॉप एंड मिडिल के। तो जब आप अपना सिर्फ पॉलिसी डिसीजन लेने लगोगे तो आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे पॉलिसी डिसीजन ले पाओगे, रादर जब आप पॉलिसी डिसीजन भी ले रहे हो और ऑपरेशनल डिसीजन। तो पॉलिसी होते हैं टॉप लेवल के डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, और ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं रोजमर्रा के डिसीजंस। आगे फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। बच्चों ऑटोनॉमी का मतलब लिख लीजिए, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द डिपार्टमेंटल हेड्स। This allows them to function in a manner which is best suited for their department। तो जब हम हर डिपार्टमेंट को पावर देंगे कि अपने डिसीजंस खुद लीजिए, तो वो अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेंगे, और जब सब अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। Consequently, the productivity levels will increase and the organization will be able to generate more returns which can be used for the growth of the enterprise। आगे चलते हैं, better control। Decentralization makes it possible, बेटा अगर हो सके, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिखा क्लास खत्म होते ना हिंदी में लिख लेना, जो मैंने एग्जांपल दिए थे, 2 एग्जांपल दिए थे मैथ्स टेस्ट वाले। जिन अभी आपको फनी लग रहा होगा बट मार्क माय वर्ड्स, आज से 2-3 महीने बाद जब आप अक्टूबर नवंबर में पढ़ोगे ना, ये एग्जांपल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। Decentralization makes it possible to evaluate the performances at each levels and the departments can be individually held responsible for their results। Feedbacks from all the departments can be used to analyze variances। बेटा variances का मतलब होता है differences, क्या रिजल्ट चाहिए था हमें और क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अगर हम सब डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी पावर्स दे दे डिसीजन लेने की, तो वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स में, और उन प्रॉब्लम्स वगैरह को हम किस तरीके से हटा सकते हैं। तो फीडबैक ले सकते हैं हर डिपार्टमेंट से। एंड लास्ट लाइन है बच्चे, ये लास्ट लाइन आपको सिर्फ ना एमसीक्यूज के लिए याद होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। Better control systems are evolved such as management information system and balance scorecard। ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बीइंग अ सीए मेरे को थोड़ा सा पता है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। आजकल की जो बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, वहां पे हर में MIS रन होता है। व्हाट इज MIS? MIS इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज अ सॉफ्टवेयर। वो एक सॉफ्टवेयर होता है। जब हम बैंक में जाते हैं तो आपको पता है कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब क्यों इतने मतलब फ्रॉड्स होते हैं, वो होते रहेंगे, लेकिन इतने नहीं है कि रोज ही फ्रॉड हो रहा है।
फ्रॉड जो है वो मतलब बहुत हाई लेवल के फ्रॉड जो है वो बहुत मुश्किल से होते हैं। वो तब होते हैं जब कोई आपने कोई मतलब क्या कहते हैं उसको क्रैश कर ली, किसी के वेबसाइट में घुस गए। ऐसे नहीं है कि कोई भी फ्रॉड एम्प्लॉइज करे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वहां पे इस तरीके का सॉफ्टवेयर बने हुए हैं कि वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही डिटेक्ट कर लेते हैं अगर कोई एम्प्लॉय गलत काम कर रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी उसको परमिशन नहीं थी। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं कि सब चीजों की रिपोर्ट्स किस तरीके से जा रही है मैनेजमेंट के पास, उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और वो सब तब बन सकते हैं जब हम हर डिपार्टमेंट से फीडबैक लेंगे, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम क्या इस प्रॉब्लम को कैसे सही करते हो, और उन सबको हम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके अपने सिस्टम्स को इवॉल्व करते हैं। तो बस आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कब डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से डेवलप हुआ। या ये लाइन आ जाएगा कि ये लाइन आ जाएगी दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ओवर हियर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट हमने कहां पे पढ़ा है, ये पॉइंट हम किस पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। इनके बारे में लिखने को नहीं आएगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज अ बैलेंस स्कोर कार्ड, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बेटर कंट्रोल, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सारा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने डिफरेंसेस पे, और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए इन डिफरेंसेस को बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ज्यादा नहीं है, 5 ही है, छोटे से ही है। तो मेरा आपसे, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था, अब आपको जो कल फनी लग रहा था कि मैंने आपको हिंदी में लिखवाया, प्रोसेस है, कंपलसरी है, वो आज सारा का सारा आपका यूज हो जाएगा इन डिफरेंसेस पे। जैसे मैंने आपको कल बोला था, आप प्लीज डिफरेंसेस के पॉइंट्स को हाइड कर दीजिए, सिर्फ बेसिस को ओपन करके रखिएगा। एक एक बेसिस मैं बोलूंगा और उसके बाद हम अंदर का पॉइंट आपसे ही मैं निकलवाऊंगा। और उसके बाद मैंने बेसिस का स्लैंग भी बना रखा है, तो आपको डिफरेंसेस के बेसिस अच्छे से याद हो जाएंगे। वो बात की बात है, पहले आप छुपा लीजिए इसको और एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर। तो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताना ये और ये। मुझे बताइए डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से कौन सा कंपलसरी है और कौन सा ऑप्शनल है? डेलीगेशन कंपलसरी है क्योंकि हर पर्सन को अपना काम कभी ना कभी किसी और से करवाना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। सबसे पहला पॉइंट नेचर यही है। आइए रीड करते हैं, एक एक पॉइंट को हटाइए, अब रीड करेंगे। तो रीड करते हैं, डेलीगेशन इज, पहले इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों इसको, सॉरी, डेलीगेशन इज अ कंपलसरी एक्ट, अंडरलाइन करिए कंपलसरी एक्ट, हो सके तो हाईलाइट करिए। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आप बताइए डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से स्कोप किसकी ज्यादा है और किसकी नैरो है? नैरो डेलीगेशन की नैरो है क्योंकि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन की वाइडर या ब्रॉड है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो आइए स्कोप में चलते हैं। इट हैज नैरो स्कोप, अंडरलाइन करिए नैरो, एज इट इज लिमिटेड टू ओनली सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, and it has wider scope as it implies extension of delegation to the lowest levels of organization. Okay, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। बेटा पर्पस बताइए मेरे को कि किसका पर्पस अपना काम आसान करना है और किसका पर्पस सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स को एनहांस करना है? डेलीगेशन का अपना काम आसान करना, और सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स को एनहांस करने का पर्पस किसका है? डिसेंट्रलाइजेशन। आइए जल्दी से रीड करते हैं पर्पस पे। Work is assigned to the subordinates to lessen the burden of managers, and decentralization में to increase the role of subordinates in the organization by giving them more autonomy. बच्चों देखिए, हो सकता मतलब आपको महसूस हो रहा है कि कल जो हमने छोटे-छोटे 2 पैराग्राफ लिखे थे सारा वहीं से हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेटस। स्टेटस में बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सा एक तरीका, मतलब उसका क्या है, क्या वो डेलीगेशन। तो हमने कल एक हिंदी में लाइन लिखवाई थी, डेलीगेशन एक तरीका है, प्रोसेस है, और डिसेंट्रलाइजेशन एक सोची समझी साजिश लिखवाई थी मैंने आपको। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक पॉलिसी है, डिसीजन है, वो पॉलिसी डिसीजन है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करूंगा या नहीं करूंगा, वो पॉलिसी डिसीजन है। और डेलीगेशन मेरे को अपना काम करना है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं, चलो मैं अपना काम नंदिनी को दे देता हूं। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है काम को आसान करने का। तो डेलीगेशन एक प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी है। ठीक है, आइए जल्दी से रीड करते हैं। Delegation is a process followed to share the load, a task, and it is a result of policy decision of the top management. अच्छा, लास्ट तो बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए फ्रीडम ऑफ एक्शन किसमें ज्यादा है, किसमें कम है? फ्रीडम डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा है और डेलीगेशन में थोड़ा कम है, क्योंकि डेलीगेशन में अगेन
वो जो काम मेरे को आपने दिया वही करना है। तो बच्चों सबका फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करिए और देखिए कितना अच्छा स्लैंग है। मैं थोड़ी ड्राइंग से बताता हूँ आपको। समथिंग, अब बताना मैंने क्या बनाया है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो बताना मैंने क्या बनाया। ये क्या बनाया मैंने? फिश। बिल्कुल सही है। देखो क्या बात है, जूम पे भी आपने आइडेंटिफाई कर दिया। समथिंग फिशी एट एनएसपी, स्लैंग बन गया इसका। समथिंग फिशी एट एनएसपी है ना वो नेताजी सुभाष प्लेस पर तुमने वो जाते होगे ना बिल्लूस कॉर्नर में, नीचे को बस घुस जाते हो, वहां पे एक मोमो तू खा, एक मोमो मैं खाऊंगी, आधा मोमो तू खा, आधा एक ही मोमो से दोनों खाएंगे, वो बिल्लूस हट में नीचे घुस के। समथिंग फिशी एट एनएसपी। जल्दी से देखते हैं। एस से क्या है स्टेटस, एफ से क्या है फ्रीडम ऑफ एक्शन, एन से क्या है नेचर, एस से क्या है स्कोप और पी से क्या है पर्पस। तो जल्दी से लिख लीजिए स्लैंग। समथिंग फिशी एट एनएसपी। ओके बच्चों, अब आज की लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक, मतलब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बचा है, 5 मिनट का टॉपिक बचा है, उसकी क्लास को, उसके बाद अपनी क्लास को हम वाइंड अप कर देंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लिख लिया सबने ये? ओके, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट पेज पे आइए। ये बच्चों आप में से कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं है मेरे, तो ये ना चीज मैंने ना, ये मेरे जो आपको मैंने नोट्स सॉफ्ट कॉपी भेजे थे उसमें ये नहीं था, ठीक है, उसमें ये नहीं था। मैंने बुक में अपना इनकॉर्पोरेट किया है। तो ऐसा है, मैं इसकी फोटो खींच के अभी ग्रुप में डाल दूंगा जिन बच्चों के पास अभी नोट्स नहीं है। अभी आप लिखना मत, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन सुनना और मैं उसको रीड करा दूंगा, यहाँ से रीड करूंगा, आप सिर्फ सुनना समझना। अभी मैं क्लास के बाद इसकी फोटो डाल दूंगा, जिन बच्चों के पास अभी नोट्स नहीं है वो उसको अपने हाथ से अपने प्रिंट आउट में अपने कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। नोट्स बाय द टाइम आपके पास धीरे धीरे आप नोट्स कलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ये 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर सेम है और ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में के वो जो होते हैं ना, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स में बड़े फेमस है। तो मेरे क्वेश्चन सुनना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, बोल सकता हूँ? यस सर। यस और नो? यस। ओके, और अब दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वी, ये इन्वर्टेड कॉलम्स में है, व्हेन वी डेलीगेट। हाँ एक खुशी बोलो, खुशी। सर आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर आ रही है। हाँ मतलब वो नेटवर्क इशू होगा खुशी, क्योंकि सब में किसी की होगा। देखो 2 मिनट रुको, इधर उधर थोड़ी पोजीशन चेंज करके देखो। व्हेन वी डेलीगेट, सुनना इन्वर्टेड कॉलम्स में, व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई बाय 2, बट व्हेन वी डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई बाय मेनी। डू यू एग्री? मतलब क्वेश्चन है, कमेंट बताइए, डू यू एग्री? यस यस यस। तो अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं दोनों का आंसर। पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 पैराग्राफ्स बनाएंगे, एक डेलीगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई बच्चों मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर रीड कराऊं, जिन बच्चों के पास नोट्स है वो उसमें देख ले, जो बच्चे लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा भी देता हूं। चलो आप लिख लीजिए, पहले 2 क्वेश्चंस है, लिखिएगा 2 क्वेश्चंस है, लिखिए, दोनों का आंसर सेम है तो क्वेश्चंस और करके लिख लीजिए। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, कमेंट। Decentralization is the extension of delegation, comment. और दूसरा क्वेश्चन लिखिए जिसका आंसर सेम रहेगा, when we delegate we inverted columns में लिखिए, when we delegate we multiply by 2, when we delegate we multiply by 2, but when we decentralize we multiply by many। जिन बच्चों ने, जो बच्चे लिख रहे हैं वो ऐसा करिएगा, अपनी शीट को हाफ में डिवाइड कर दीजिए और एक साइड लिखिए डेलीगेशन और एक साइड लिखिए डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि जिन बच्चों के पास नोट्स है ना, उनको भी मैं एक डायग्राम बनवाऊंगा। अभी लिखा हुआ पार्ट रहने देंगे, जो डायग्राम है वो बनवाऊंगा। और जो बच्चे लिख रहे हैं वो ऐसे करिए, शीट को डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में डेलीगेशन लिखिए, राइट साइड में डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं हर लाइन को 2 बार बोलूंगा, अगर किसी का मिस हो जाए तो आप एक बार क्वेरी रेज कर लीजिए और उसके बाद हम इसको समझाएगा। पहले लिख लीजिए। तो डेलीगेशन के बारे में बोल रहा हूं मैं, डेलीगेशन लेफ्ट साइड। एक सेकंड नैना बोलो। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉलम्स में है, व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई बाय 2, व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई बाय 2, and when we decentralize we multiply by many, comment. Okay sir. Okay,
तो पहले डेलीगेशन के बारे में लिखते हैं, मैं हर लाइन को 2 बार बोलूंगा, अगर तब भी मिस हो जाए तो एक बार क्वेरी रेज कर दीजिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू, delegation of authority refers to granting authority. Delegation of authority refers to granting authority by a superior to his subordinates. Delegation of authority refers to grant, paragraph form में लिखना, points में नहीं लिखना, granting authority by a superior to his subordinates and is a complete process, and is a complete process, full stop, paragraph में लिखना है। Therefore its scope is confined, जिन बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं जो नोट्स वाले बच्चे हैं वो भी अभी मीटिंग लीव मत करना, मेरे को डायग्राम बनवाने हैं इसके भी। Therefore its scope is confined to a manager and his immediate subordinate, to a manager and his immediate subordinate. Full stop. Thus when we delegate authority, we multiply it by 2. We multiply it by 2, that is the superior and his subordinate. That is the superior and his subordinate. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं डेलीगेशन का, एक बार सुन लीजिए अगर किसी का मिस हो गया। Delegation of authority refers to granting authority by a superior to his subordinate and is a complete process. Therefore its scope is confined to a manager and his immediate subordinate. Thus when we delegate authority we multiply it by 2, that is the superior and his subordinate. अब आप इस साइड में आइए, राइट साइड में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में लिखेंगे, नीचे मत लिखना, नीचे डायग्राम बनाएंगे दोनों के, पहले राइट साइड में आइए डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। Decentralization of authority is not restricted. Decentralization of authority is not restricted. Is not restricted to only 2 individuals. To only 2 individuals. Full stop. Paragraph में लिखेंगे, it involves systematic delegation of the authority in the organization. बच्चों एक ना मिसप्रिंट हुआ है नोट्स पे, थोड़ा ठीक कर लीजिए जिनके पास नोट्स है। It involves systematic delegation of authority in the organization. वहां पे of the organization लिखा हुआ है, उधर लिख लीजिए delegation of the authority in the organization। एक दो वर्ड्स मिस हो गए गलती से, फिर से बोलता हूँ, it involves systematic delegation of the authority in the organization. Therefore the scope of decentralization is wider than delegation. Therefore the scope of decentralization is wider than delegation. Thus, अच्छा फिर से बोलता हूँ एक बार, therefore the scope of decentralization is wider than delegation. Next मतलब पैराग्राफ में लिखिए, full stop, next line. Thus when we decentralize authority we multiply it by many. Thus when we decentralize authority we multiply it by many. अब जो मैं 2 डायग्राम्स बना रहा हूँ ये सबको बनाने हैं, जिनके पास नोट्स है वो भी और जिनके पास नोट्स नहीं है वो भी। जिनके पास नोट्स है उनके में भी डायग्राम नहीं बना। देखिए हम क्या दिखाएंगे, ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने एक सुपीरियर दिखाया डेलीगेशन के नीचे, और यहाँ पे हमने एक सबऑर्डिनेट दिखा दिया, और यहाँ पे हमने एक एरो बना दिया, हमने यहाँ लिख दिया फ्लो ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी पहले बनाने दीजिए मुझे, पहले यहाँ देखिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एक सुपीरियर दिखाएंगे, फिर इसके नीचे हम 2 लोग दिखाएंगे, ये 2 सबऑर्डिनेट्स इसके हो गए। तो उनके नीचे भी हम क्या करेंगे, 2 लोग दिखा देंगे। तो बेसिकली हम क्या दिखा रहे हैं कि इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है और इसमें 2 ही लोग इन्वॉल्व है। आई होप आपको बोर्ड दिख रहा है सबको। ये देखिए सर फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा।
फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा बेटा? कुछ नहीं है, एक सुपीरियर बनाया, एक सबऑर्डिनेट बना दिया और एक एरो बना के दिखा दिया, फ्लो लिख दिया, फ्लो ऑफ अथॉरिटी। अब आ गया? यस सर। ओके बच्चों, इसको जल्दी से लिखिए, फिर मेरे को ना एक दो अनाउंसमेंट्स करनी है बस। अभी हम क्लास, आज क्लास तो यहीं पर रोकेंगे, बट एक दो अनाउंसमेंट्स करनी है, बताना है इसमें से आपको क्या क्या अभी बच गया हमारा। लिख लिया सबने, बना लिया? अब देखिए बच्चों एक बार, देखिए आपका इसमें से 2 टॉपिक तो कट चुके हैं कोर्स में से, और हमारे 2 अभी भी बच गए। कम टू पेज नंबर 5.1 पे आइए जल्दी से एक बार बच्चों। देखो 5.1 हमारा हो गया है, 5.2 में अभी हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बचा है, ठीक है। 5.3 हमारा, 5.3 में हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का है। उसके बाद हमारा, मैंने आपको बताया था कि 5.7 पेज से काफी कुछ कट चुका है। तो अब मेरा आपको मैं 2 बातें बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। आज है संडे, क्योंकि इस चैप्टर का अब ना मेरे को 1 घंटे का टॉपिक, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन और 2 वन मार्कर, ये जो 2 वन मार्कर्स है, तो 1 घंटे की क्लास बची है अभी इस चैप्टर में, और वो क्लास मैं लूंगा आपकी सैटरडे को, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को। अगर मेरे को लगा कि नहीं ले पाओगे तो संडे तो है, क्योंकि मैं संडे को नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ जब कमिंग संडे आएगा। तो सैटरडे को आपकी क्लास है या संडे होगी, ये मतलब या तो सैटरडे या संडे होगी, और जो उसका टेस्ट है वो होएगा आपका मंडे को। तो मतलब बेसिकली आप अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, आप सारा पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक टॉपिक ही तो आपका रहेंगे। तो आपका अगले मंडे, कल मंडे है उसको छोड़ दीजिए, अगले मंडे आपका ऑर्गेनाइजिंग का टेस्ट होगा 25 मार्क्स का। उसका मोड क्या होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, वो मैं आपको बताऊंगा फ्राइडे को, जस्ट टू की मतलब अगर, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको कि अभी बता दूंगा कैसे होगा, तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पढ़ाई को नैरो कर दो, आप पूरे चैप्टर को इस तरीके से पढ़िए कि आपका कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर सको। तो आपका टेस्ट है मंडे को, सैटरडे को क्लास होएगी या नहीं होएगी वो कंफर्म कर देंगे, संडे तो क्लास है ही है, ठीक है ना। तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा बच्चों। इस चैप्टर के साथ हमारे 6 चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, और हमारा ऑलमोस्ट 48%, मतलब अगर वेटेज वाइज देखे तो 48% वाला कोर्स खत्म हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग ऑन अ गुड स्पीड। तो हमारा स्पीड बिल्कुल सही चल रही है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। पूरा आपके पास वीक है, ये मत सोचना कि अभी तो टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ये टॉपिक जो है तो आधे घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है। संडे भी अगर हुआ तो मंडे तब भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप अपने चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करें। अगर हम 1 मिनट, अगर मैं सैटरडे रखूंगा क्लास तो मैं 1 बजे ही रखूंगा, 1 से 2। अगर मैं सैटरडे रखूंगा तो मैं 1 से 2 ही रखूंगा, ठीक है बच्चों। और संडे को तो 3:30 बजे होती ही है, कोई डाउट नहीं। ओके, तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। और जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो रुक जाइए, अगर किसी कोई डाउट नहीं तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। और सर, हाँ 1 सेकंड बच्चे, पहले ना एक बार इनको जाने दो सबको। सर कुछ पूछना था आपसे। 1 सेकंड